चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। और बेटा बहुत बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन लेके अच्छे ढंग से बैठ जाइए। अच्छे नोट्स बनाने हैं, बहुत बढ़िया ढंग से हमने समझना है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स के बारे में। बेटा ये जो तीनों के तीनों सर्किट्स होते हैं ये बड़े बड़े सर्किट्स के एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना। आगे जाके हमने क्या पढ़ना है, इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एलआर सर्किट क्या होता है, इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आरसी सर्किट क्या होता है, एसी आरसी सर्किट है ना, एसी आरसी सर्किट, एसी एलआर सर्किट और फिर एलसीआर सर्किट है ना। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। पर वो हमें तब समझ आए ना जब हमें बेसिक पता हो यार कि बेसिक क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है और इनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जो टर्मिनोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आज मैं सारी की सारी आपके साथ क्लियर कर लूंगा। बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे कि हमारा जो कंसेप्ट है एकदम दिमाग में यहाँ तो बैठे ही और साथ साथ यहाँ भी बैठ जाए। मेरी बात समझ आ गई ना, पक्की बात एकदम। चलो आ जाओ फिर अपनी चर्चा को अपन लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ओके। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नाम से क्लियर है कि सर्किट में सिर्फ क्या होगा, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। सर्किट में क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। मतलब कैसे, ऐसे होगा, सर्किट में क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। सर्किट में क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। और कैसे कनेक्ट किया गया है उसको बेटा एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है ना। इस तरह से हम एसी सोर्स को दिखाते हैं, पिछली वीडियो में एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो कैसे बनाया जाएगा, एसी वोल्टेज क्या होती है, एसी वोल्टेज ये होती है E इज इक्वल टू ई नॉट और साइन और ओमेगा और टी। इस तरह से ले लिया। अब चाहते तो आप इनिशियल फेज को ओमेगा टी प्लस फाइव भी ले सकते थे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, जैसे ही आप इसे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे क्या होगा, सर्किट में एक करंट बहने लग जाएगा। सर्किट में क्या होगा बेटा, एक करंट बहने लग जाएगा। और अगर वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो जो करंट होगा वो भी क्या होगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा। बेटा जानते हो चाहे सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो, चाहे सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो, चाहे सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो या कॉम्बिनेशन हो, एलआर हो, आरसी हो, एलसी हो या एलसीआर हो, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है ना बेटा। तीन ही सारे के सारे सर्किट में मुझे क्या बताना है, मुझे सिर्फ वोल्टेज बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और मुझे करंट बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अगर ये दो चीजें मैं निकाल सकता हूं ना तो भाई साहब मैं पूरा सर्किट सॉल्व कर सकता हूं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो। तो अगर आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अगर इस रेजिस्टेंस में बह रहा है तो बेसिकली इसके अक्रॉस एक ड्रॉप हो रहा होगा और वो ड्रॉप किसके बराबर होगा, इस वोल्टेज के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो क्या लिखा गया, इस तरह से लिखा गया। क्या लिखा गया बेटा, सुने जरा ध्यान से, क्या लिखा गया, इस तरह से कि E इज इक्वल टू क्या लिखा गया, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू R। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और E की वैल्यू तो मेरे पास है, चलो आ जाओ रख दो उसको वहां पर। तो कितना बन जाएगा, E नॉट और साइन ओमेगा t इज इक्वल टू I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू R। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या आ गया, ये आ गया E नॉट डिवाइडेड बाय R और साथ में साइन ओमेगा t, साथ में क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। बेटा ये जो ई नॉट बाय आर है ना, ये जो ई नॉट बाय आर है ना, इसे मैं एक नया कांस्टेंट लिख देता हूं, क्या, आई नॉट। क्या लिख देता हूं, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू आई नॉट और साथ में साइन ओमेगा टी, है ना। आई इज इक्वल टू आई नॉट और साथ में साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे को क्या मिल गया, दिस इज द करंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फ्लोइंग इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें ढंग से समझ आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो जरा बेटा, ध्यान से सुनो। तो मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि जो एसी वोल्टेज है ना, ये जो एसी वोल्टेज है देखो इसका फेज कितना है, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज क्या है, ओमेगा टी। और मेरे करंट का फेज देखो, मेरे करंट का भी फेज कितना है, ओमेगा टी। इसका मतलब कि दे बोथ आर इन द सेम फेज, इसका मतलब कि दे बोथ आर इन द सेम फेज। तो मुझे यहाँ पर ये बात लिखनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए मुझे बात, मुझे यहां पर लिखना चाहिए कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स बोथ द वोल्टेज एंड द करंट
आर इन सेम फेस, आर इन सेम फेस। और यहां पर जो मैं बनाने वाला हूं इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं इसे? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या होता है बेसिकली, आप वोल्टेज को और करंट को आप दो लाइंस की सहायता से दिखाते हो। कैसे दिखाते हो? दो लाइंस की सहायता से दिखाते हो। तो जब मैंने ये बोला कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हैं, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हैं, तो मैंने दो लाइन दिखाई जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं। तो ये मेरे को क्या मिल गया? ये एक फेजर डायग्राम मिल गया। बेटा इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो महत्व है, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। इसी के बल पे मैं सारा का सारा काम करूंगा। मेरी बात समझ आ गई ना? पक्की बात एकदम। तो मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूं? मैं करंट और वोल्टेज को दो वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूं। हाँ आई नो वेक्टर नहीं है, पर मैं दो वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूं। अरे हाँ ना तो बोल, दो वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूं जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो मेरे को क्या पता चला? मेरे को पता चला कि दोनों जो है वो सेम फेज में है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। सोच ले, कोई घबराहट नहीं इसके अंदर, है ना? देखो ये देखो, दोनों का फेज सेम है, मतलब एक जीरो तो दूसरा भी जीरो, एक मैक्सिमम तो दूसरा भी मैक्सिमम। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोल दे, बात समझ आ गई है ना? अच्छा बेटा सुनो, एक और बात मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर सुनो, तुम यहाँ पर चुपचाप से देखो ये बात लिख पाए थे। देखो क्या कि ये भी तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी था, तो तुम यहाँ पर ये बात आराम से लिख पाए थे। सर ये इसमें आराम से लिखने वाली क्या बात? नॉर्मल सी बात लग रही है। तो बेटा ये नॉर्मल सी बात नहीं है। देखो यहाँ पर तुम आराम से लिख पा रहे हो कि आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और डिवाइडेड बाय आर। ये तुम्हें बहुत ऑब्वियस बात लग रही होगी कि हाँ ये तो बहुत ऑब्वियस है, बट इट इज नॉट सो ऑब्वियस। अभी देखना आगे जब मैं आपको प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप इस तरह से कभी भी नहीं लिख पाओगे। आपको बात समझ आ जाएगी। देखते क्या, तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है, अरे तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ ये जरूर लिख पाओगे आप, हमेशा ऐसी बात लिख पाओगे आप, क्या कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। इस तरह से लिखना पॉसिबल होगा आपके लिए, पर ये इक्वेशन आपके लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा। आई होप तुमको बात समझ आ गई, अच्छे से आ गई है ना? चलो एक बार इसको नोट करो बढ़िया ढंग से, उसके बाद मैं आपको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ाता हूँ, ठीक है? फिर कुछ सवाल भी करेंगे उसके, है ना? चलो नोट कर लो एक बार इसको। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं क्या? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ओके चलो आ जाओ। देखो तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं। देखो सुनो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आ जाओ सुनो, तो प्योरली कैपेसिटिव से नाम ही से ही क्लियर हो रहा है एकदम, है ना? कि सर्किट में क्या होगा? सिर्फ कैपेसिटर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा लो भाई देखो, तो सिर्फ कैपेसिटर है इसके अंदर ना, सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर है और कुछ भी नहीं। अपन ने क्या कर रखा है? इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स माने E इज इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी। तो मुझे पता है कि जब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा तो थोड़ी देर के बाद, मतलब एट सम टाइम टी, शुरू में तो कैपेसिटर अनचार्ज भी था, तो जब मैं एसी के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो थोड़े टाइम के बाद मुझे पता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, कुछ तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होगा? Q इज इक्वल टू होगा C इंटू V। क्या होगा? C इंटू V। ये बात तो मैं जानता हूं ना, आप ध्यान से सुनो। देखो तो क्या पोटेंशियल जो है V जो है, क्या वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है? हाँ बिल्कुल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है। तो अगर ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है तो जो चार्ज मुझे मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t ही मिलेगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू C और V के जगह पे ये पोटेंशियल रख दूंगा वहां पर, तो कितना आया? E नॉट और साथ में साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके दिस इज द चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे तो हर एक सर्किट में करंट और वोल्टेज निकालने में बस इंटरेस्ट है, मुझे और किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो आ जाओ करंट निकालते हैं। अगर मुझे चार्ज पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t तो करंट कैसे निकालते हैं? अरे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, करंट आ जाएगा। लो भाई आ जाओ। तो करंट क्या आया? करंट आया, करंट क्या होता है? करंट होता है dq बाय dt। यही होता है ना, d बाय dt ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t व्हिच गिव्स अस व्हाट? करंट। आ जाओ देखो तो क्या आया? देखो c और e नॉट तो हो गया बाहर, ठीक है, कांस्टेंट है ये तो। और sin ओमेगा t का क्या होता है डिफरेंशिएशन? sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा t, और फिर अंदर ओमेगा का बाहर ओमेगा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा तो आया बाहर और sin ओमेगा t का हो गया cos ओमेगा t। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। देखो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, अरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है।
ई नॉट भी कांस्टेंट है। ई नॉट तुमको मैंने बताया था कि दिस इज द पीक वैल्यू, और हमारे घर में जो 220 वोल्ट एसी आती है इसका मतलब वो उसकी आरएमएस वैल्यू, और पीक वैल्यू क्या होती है 311। तो हमारे घर में जो एसी आती है उसकी ई नॉट कितनी होती है 311 होती है। पिछली वीडियो में बताया था अच्छे ढंग से, अरे बताया था कि नहीं बताया था यार, है ना। चलो आ जाओ देखो, तो ई नॉट भी कांस्टेंट हो गई, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे घर में जो आती है उसकी ओमेगा 100 पाई होती है। अरे कितनी होती है 100 पाई होती है, बताया था कि नहीं बताया था पिछली वीडियो में, है ना। तो ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि जो पूरी की पूरी टर्म है, ये जो आगे की जो ये पूरी की पूरी टर्म है, दिस टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म, दिस टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म। तो मैं इसको लिख देता हूं कुछ भी ऐसे आई नॉट, क्या लिख देता हूं आई नॉट। ऑब्वियसली करंट की इक्वेशन में तो आई नॉट ही लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट और कॉस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट और कॉस ओमेगा टी। मेरी बात समझ आ गई ना, पक्की बात, एकदम ढंग से देख ले, अच्छे से देख लो, एकदम बढ़िया ढंग से, है ना। अब बेटा तुम्हारे साथ में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ इस आई नॉट को लेकर, किसको लेकर, इस आई नॉट को लेकर, ध्यान से देखो अब जरा। तो ये जो आई नॉट मुझे मिला, ये आई नॉट क्या है, दिस आई नॉट इज ई नॉट टाइम्स और सी और ओमेगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना। पर मैंने देखा यार करंट इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स समथिंग, देखो ध्यान से देखो, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स समथिंग। अब मेरे दिमाग में फिर से ओम्स लॉ आया। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V इंटू 1/R। अच्छा, जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को देखा और कंपेयर करा तो मुझे क्या दिखा कि यार करंट इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स समथिंग जो होता है ना, जो समथिंग है, दिस समथिंग इज 1/R, और दिस समथिंग इज 1/R, मतलब कि जो C ओमेगा है, मतलब कि ये जो C ओमेगा है, इसके जो डायमेंशन है वो 1/रेडिस्टेंस के हैं, इसके हैं 1/रेडिस्टेंस के हैं। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं कि E नॉट इज इक्वल टू I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय 1/C ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, एक ही बात है ना। तो ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ आएगी, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो तो तुम्हें R की जगह पर क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखो सन्नाटो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखो। तो ये जो R की जगह पर तुम देखोगे ना, R की जगह पर तुम्हें दिखाई देगा 1/C ओमेगा, क्या दिखाई देगा 1/C ओमेगा। देख लो यहाँ पर R है ना, यहाँ पर क्या है V इंटू 1/R, और यहाँ पर क्या है, कहाँ गया C ओमेगा। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे तो बेटा इस R को ना, इसको यहाँ पर कैपेसिटेंस के केस में कहते हैं XC, क्या कहते हैं XC। तो XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, और XC की जो यूनिट होगी वो होगी रेजिस्टेंस वाली, वो होगी रेजिस्टेंस वाली। मेरी बात समझ आ गई ना, पक्की बात एकदम। अब ध्यान से देखो तो बेटा इस XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मेरी बात समझ आ गई। और होती कितनी है 1/C ओमेगा होती है, इस बात में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे आना तो बोलते, बात समझ आ गई है ना अच्छे से एकदम। अब ध्यान से देखो और तुम्हें बात बताता हूं, तुम्हें मैंने पहले भी ये बोला था बेटा, जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t डिवाइड बाय r, डिवाइड बाय r। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहां पर ऐसा लिख पाओगे, यहां पर तुम ऐसा नहीं लिख पाओगे, क्यों, देखो 1/C ओमेगा की जगह तो क्या है, ये तो क्या है, क्या है, क्या है, XC है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया E नॉट डिवाइडेड बाय XC। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान सुनना जरा एक बार, बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, देखो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t डिवाइड बाय XC। देखो देखो क्या तुम लिख सकते हो क्या, बेटा नहीं लिख सकते। देखो ध्यान से देखो, तो करंट में जो फेज है ना वो cos ओमेगा t वाला फंक्शन है, करंट कैसा फंक्शन है, cos ओमेगा t वाला फंक्शन है, और वोल्टेज कैसे, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ओए ये रहा, ध्यान से देख, तो ये कैसा फंक्शन है, sin ओमेगा t का फंक्शन है। तो वहां पर दोनों सेम फेज में थे, इसीलिए मैं उसे ऐसा लिख पा रहा था, पर यहाँ पर ऐसा लिख पाना पॉसिबल नहीं। अरे यहाँ पर ऐसा लिख पाना पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पर मैं एक चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय XC, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय XC। हाँ ऐसा मैं लिख सकता हूँ, मेरी बात समझ आ गई ना, क्या लिख सकते हैं, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय XC। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, और बात करते हैं, आ जाओ सुनो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। बेटा ध्यान से देख, तो क्या मैं करंट को ऐसे लिख दूं, देखो मेरे पास करंट अभी ऐसा है, करंट कैसा है, I इज इक्वल टू I नॉट और साथ में cos ओमेगा t, यही है कि कुछ और है, यही है ना। अब ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, I इज इक्वल टू I नॉट और साथ में लिखा मैंने साइन और ओमेगा t प्लस π/2, ऐसे लिख सकते हैं यार, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ, cos थीटा को sin 90 प्लस थीटा तो लिखा जा सकता है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा करने के पीछे एक रीजन था बेटा, मैं क्या चाहता था कि मेरी जो करंट है ना, ये जो करंट है और ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है,
मैं करंट और वोल्टेज का जो है ना, मैं फेस कंपेयर करना चाहता था। मैं क्या चाहता था? करंट और वोल्टेज का फेस कंपेयर करना चाहता था। तो फेस कंपेयर करने के लिए पहले मुझे ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन को सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं अंदर फेस कंपेयर कर पाऊंगा। अगर ये कॉस के फॉर्म में रखा रहता तो मैं डायरेक्टली फेस कंपेयर नहीं कर सकता। पर अब मुझे बात समझ आई, जैसे ये दोनों साइन का फंक्शन हो गए, मुझे बात समझ आ गई कि यार जो करंट है ना, करंट का फेज यार ज्यादा है यार, है ना। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, तो करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अच्छा, तो अगर फेजर डायग्राम बनाना चाहूं मैं, तो मुझे फेजर डायग्राम में इसको इस तरह से दिखाना चाहिए। कैसे? फेजर डायग्राम में मुझे इस प्रकार से दिखाना चाहिए। कैसे? देखो ऐसे कि अगर करंट ऐसा है, अगर करंट ऐसा है, तो जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को ऐसा होना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? देखो वोल्टेज जो है वो पीछे छूट रही है, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो फेज में करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। कितना पीछे है? पाई बाय टू पीछे है। कितना पीछे है बेटा? पाई बाय टू पीछे है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, पक्की बात एकदम। तो मैंने क्या देखा कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है फेज में, कैपेसिटर में करंट लीड करता है फेज में। कितने से लीड करता है? पाई बाय टू से लीड करता है। कितने से लीड करता है बेटा? पाई बाय टू से लीड करता है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख भी सकता हूँ कि इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स current leads the voltage, current leads the voltage by pi by 2। ठीक है, करंट लीड करता है वोल्टेज को। कितने से लीड करता है? पाई बाय टू से लीड करता है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। अब अगर इसको बढ़िया ढंग से नोट करो, उसके बाद मैं तुमसे सवाल कराता हूँ, फिर सवाल कराऊंगा ना तो ज्यादा फील आएगी फिर तुम्हें। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, सवाल करते हैं, मजा आ जाएगा सवाल करते ही। देखो सुनो क्या सवाल है। मैंने बोला कि मान लीजिए इस तरह से आपके पास एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, इस तरह से क्या है आपके पास? एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। ओके, और क्या है? ईएमएफ क्या दी गई है? ऐसे वोल्टेज क्या दी गई है? ये दी गई है 20 और साइन और 10t प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 10t प्लस 60 डिग्री। और क्या बोला गया कि जो कैपेसिटेंस है ना वो है 2 माइक्रोफेराड। कितनी है वो? 2 माइक्रोफेराड। और सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द करंट इक्वेशन, फाइंड आउट द करंट इक्वेशन फॉर द गिवन सर्किट, फॉर द गिवन सर्किट। चलो देखिए जरा एक बार, मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप कर दो एक बार यहीं पर और खुद से करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो करो एक बार, जरा खुद से करो, करो करो करो, खुद से करो, तब तक मैं इसको करता हूं। देखो करो 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 सन्नाटो। चलो मम्मी के समय तुम्हारे पर खुद से करना है एक बार। चलो, आई होप तुमने करा होगा यार एक बार, है ना। देखो सुनो, आ जाओ। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या निकाल बैठे? सबसे पहले अपन XC निकालते हैं। क्या निकालते हैं? XC, क्योंकि मुझे पता है वो आगे इस्तेमाल आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं XC। XC क्या होता है? 1/C ओमेगा। क्या होता है? 1/C ओमेगा। अच्छा भाई, तो 1/C ओमेगा मतलब के 2 × 10⁻⁻6 इंटू ओमेगा। जो साइन के साथ रखा होता है वो ओमेगा होता है, साइन ओमेगा टी। बताया था कि नहीं बताया था? तो ये ओमेगा है। तो ओमेगा कितना आया? ये आया 10, तो ये हो गया 10⁻⁻5। यार आना तो बोल दे यार, कितना हो गया? 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो +5। तो कितना आया? XC आ गया 1/2, मतलब 0.5 × 10⁻⁻5। अच्छा +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +5। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि XC = 5 × 10⁻4 और यूनिट क्या है? यूनिट है ओम। यूनिट क्या है? ओम। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अरे हाना तो बोल दे यार, बात समझ आ गई ढंग से? अच्छा भाई बहुत बढ़िया, XC निकाल लिया। XC निकाल लिया तो क्या निकाल सकते हैं? देखो मुझे एक बात का पता है बेटा कि I0 = E0 डिवाइडेड बाय XC। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। तो I0 क्या आ जाएगा? I0 आ जाएगा E0। E0 क्या है? देखो यहाँ पर देखो, E0 है 20, है ना। इसके साथ जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है बस। ये 20 है और XC कितना है? ये रहा, तो ये रहा 5 और 10⁻4 है ना, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻4। तो I0 कितना आ गया? I0 आ गया 4 × 10⁻⁻5 एम्पियर। कितना आ गया? 4 × 10⁻⁻4 एम्पियर। चलो आ जाओ, करंट की इक्वेशन लिख देते हैं। देखो सुनो, तो I = I0 मतलब 4 × 10⁻⁻4
और साइन ओमेगा टी मतलब के 10t। और मेरे को एक बात बताओ कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है कि वोल्टेज लीड करती है? भाई करंट लीड करता है। और कितने से लीड करता है? π/2 से लीड करता है। इसका मतलब कि जो भी फेज रहेगा वोल्टेज का, जो भी फेज रहेगा वोल्टेज का, अगर आप करंट की इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें क्या जोड़ दीजिए? 90 और जोड़ दीजिए। मेरी बात समझ आ गई ना? देखो कितना आ गया, ये आ गया प्लस 60 डिग्री और ये आ गया प्लस 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम। चलो फाइनल इक्वेशन लिख दो। तो I इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ और साथ में साइन और 10t प्लस 150 डिग्री। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं? अरे हाँ ना बोल दो यार, समझ आया है ना? बढ़िया ढंग से एकदम। चलो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद फिर मैं एक सवाल और ऐसे ही कराता हूँ, फिर अपन क्या पढ़ेंगे? फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, कर लो नोट। देखो आ जाओ फटाफट से एक और सवाल करते हैं। देखो तो क्या सवाल बोला गया कि इस तरह से एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर मान लो चलो 10 माइक्रोफैराड का। ठीक है, कितने का है? 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। और मैंने बोला इस तरह से मान लो उसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। और अब मैं आपको करंट इक्वेशन दे देता हूं। सुनो, देखो मैं क्या दे देता हूं, अब आपको करंट इक्वेशन दे देता हूं कि I इज इक्वल टू चलो मान लो 50 और साइन और मैंने बोला 5t और प्लस 100। मैंने बोला इस तरह से आपको एक करंट इक्वेशन दे दी गई। आपको क्या बोला गया? राइट द वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, राइट द वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, करंट बेसिकली वोल्टेज ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम t आपको बताना है। ठीक है, चलो भाई वीडियो को स्टॉप करो, मैं तो कहता हूं खुद से ट्राई करो एक बार, और ना हो तो फिर मैं तो करा ही रहा हूं। ठीक है, चलो जल्दी करो 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 करो। आई होप तुमने करा यार एक बार। अरे कराया कि नहीं कराया? कराया ना? आ जाओ देखो सुनो मैं करवाता हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले XC निकालते हैं। चलो आ जाओ XC निकाल लो। XC हो जाएगा 1/c ओमेगा। तो XC विल बी इक्वल टू 1/c कितना है? ये है 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, इस ओमेगा कितना है? ओमेगा 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 ये रहा 5, ये रहा। तो ये कितना हो गया? 1/5 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो +5, 1/5 मतलब 0.2 है ना? तो XC कितना आया? XC आया 0.2 इंटू 10⁻5 और ये आया ओम। ऐसा ही आएगा ना? कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मैं गलती ना करूं। देखो सुनो ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻4 ओमेगा। इस तरह से लिख सकता हूं मैं यार, है ना? अच्छा मेरी बात सुनो, तो अभी भी तुम्हें बताया गया था कि बेटा I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय XC, है ना? और मुझे तो E0 निकालना है क्योंकि वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है। तो E0 विल बी इक्वल टू I0 इंटू XC। और I0 ये रहा 50। तो कितना आया? E0 इज इक्वल टू ये आया 50 इंटू कितना है ये? 2 इंटू 10⁻4 और ये हो जाएगा वोल्ट, है ना? तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 मतलब 10⁻6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻6। तो 10⁻6 और वोल्ट, ये आ गया अपना E0, ये आ गया अपना E0। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो, तो चलो आ जाओ वोल्टेज इक्वेशन लिख लो। क्या है उसमें? तो E इज इक्वल टू E0 मतलब 10⁻6 और साइन और ओमेगा टी मतलब 5t। अच्छा, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। और करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब कि जो भी करंट की इक्वेशन है, अगर आप वोल्टेज की इक्वेशन लिखोगे तो वोल्टेज की इक्वेशन में उससे 90 कम करके लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई है ना? क्योंकि करंट लीड कर रहा है 90 से, तो वोल्टेज पीछे रह गई 90 से। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो 5t प्लस 100 इज द फेज ऑफ करंट। तो जब आप वोल्टेज लिख रहे हो तो इससे 90 कम लिखना है। भाई वाह बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। तो E इज इक्वल टू 10⁻6 और साइन 5t और प्लस 10 डिग्री विल बी योर आंसर। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यार, है ना? चलो इसको नोट करो एक बार, फिर अपन प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ते हैं और फिर फटाफट से एकदम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो कर लो नोट एक बार। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, अब अपन अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट के साथ। ठीक है, फिर कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल भी और भी करेंगे। ठीक है, देखो सुनो आ जाओ, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। ओके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, मैंने कहा चलो आ जाओ, बात समझ आ गई मुझे। प्योरली इंडक्टिव सर्किट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो और उसके अलावा कुछ भी ना हो, उससे बोला गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्या बोला जाएगा बेटा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोला जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ चलो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा चलो एक एसी सोर्सेस को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक भाई बहुत बढ़िया। मैंने बोला चलो इंडक्टर है L, और मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ चलो मान लो इसके अंदर ऐसे कुछ करंट बह रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ मान लो इसके अंदर कुछ ऐसे करंट बह रहा है I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो जो I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, आपको मान लीजिए दे दिया गया
कितना दिया गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या दिया गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मुझे इस बात का पता है कि जब इसमें आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी जब बहता है तो इंडक्टर क्या करो, जो पोटेंशियल ड्रॉप जो आता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो कितना होता है, एल और डी बाय डी टी। क्या होता है, एल और डी बाय डी टी। और ये भी कैसा होता है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी ही होता है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दें इसे, तभी तो मुझे मिलेगा क्या, कि वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अक्रॉस इंडक्टर। चलो आ जाओ, तो कितना हुआ, ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू एल और डी बाय डी टी करो। चलो आ जाओ, तो क्या हुआ, आई नॉट तो रह गया कांस्टेंट, आई नॉट तो रह गया कांस्टेंट, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा आगे आ जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल का भी तो होएगा बाद में। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा और साथ में कॉस ओमेगा टी, और साथ में कॉस ओमेगा टी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो तो क्या मिला मेरे को, क्या मिला, देखो सुनो, बहुत अच्छी बातें बताता हूं, देखो तुम्हें दो चार। तो क्या बोला गया कि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, कितना आया देखो सुनो, आई के साथ है एल ओमेगा, आई नॉट के साथ क्या है, एल और ओमेगा, और साथ में क्या है, कोस ओमेगा टी, साथ में क्या है, कॉस ओमेगा टी। अब मेरी बात सुने बेटा, देखो आई नॉट तो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, एल और ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी टर्म ही एक कांस्टेंट है, और इसको मैंने बोल दिया ऐसे कुछ भी ई नॉट। क्या बोल दिया, ई नॉट। ऑब्वियसली पोटेंशियल की इक्वेशन तो पोटेंशियल ही लिखना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो, तो t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू ई नॉट और साथ में cos ओमेगा t, और साथ में cos ओमेगा t। अब इस ई नॉट के ऊपर मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी चर्चा करता हूं, देखना मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ई नॉट क्या लिखा मैंने, ई नॉट को मैंने ये लिखा है क्या, आई नॉट और एल ओमेगा को मैंने ई नॉट लिखा है, ठीक है। मतलब कि v इज इक्वल टू आई इंटू समथिंग। हाँ, तो वो समथिंग क्या होता है, वो समथिंग तो r होता है। अरे वो समथिंग तो क्या होता है, r होता है। इसका मतलब कि ये जो एल ओमेगा है ना, एल ओमेगा की जो यूनिट होगी, जो डायमेंशन होंगे वो रेजिस्टेंस वाले होंगे, और बेटा उसे कहा जाता है एक्सएल। क्या कहा जाता है, एक्सएल। और एक्सएल का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम होता है इसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जैसे वहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, यहाँ पर क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या मिला कि ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल। ये फॉर्मूला मुझे आधी रात को भी याद होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना, तो बोलो, बात समझ आ गई ना मेरी अच्छे ढंग से। अब और सुनो, और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास है वोल्टेज फंक्शन ऑफ टाइम टी। देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो सुनो कैसे लिखा मैंने ऐसे लिखा, कैसे, ई नॉट और साथ में मैंने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बोलो लिख सकता हूं क्या, हाँ, cos थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, वैसा ही मैंने लिख दिया। अच्छा, तो उससे क्या फायदा हुआ, उससे देखो बेटा एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, अब मैं वोल्टेज का और करंट का, देख दोनों का फेस कंपेयर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, दोनों का फेस कंपेयर कर सकता हूँ। अब मैंने क्या देखा कि यार इंडक्टर में देखो पोटेंशियल क्या है, ओमेगा टी। इंडक्टर में जो उसका जो फेज है, इंडक्टर में जो करंट का जो फेज है वो क्या है, ओमेगा टी। और जो वोल्टेज का जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब कि इंडक्टर में भाई साहब पोटेंशियल लीड कर रहा है, पोटेंशियल का फेज आगे है, करंट का फेज पीछे है, तो कौन लीड कर रहा है, पोटेंशियल लीड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ गई, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। और अगर मुझे डायग्राम बनाना पड़े, तो अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि अगर मैं करंट को इस तरह से दिखा रहा हूँ, फेजर डायग्राम देखो, फेजर, फेजर क्या होगा, फेजर। अगर मैं करंट को ऐसे बना रहा हूं तो मुझे पता है कि इंडक्टर में कौन लीड कर रहा है, पोटेंशियल लीड कर रहा है, और कितने से लीड कर रहा है, 90 से लीड कर रहा है। तो दिस विल बी द फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और अगर रटना पड़े तो मैं तो कहता हूं आप ऐसे रटो। कैसे रटो, ऐसे आई पी एल। आईपीएल का क्या मतलब है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। ऐसे रटो, कैसे रटो, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो कैसे रटे, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। क्या करता है, लीड करता है। और कितने से लीड करता है, पाई बाय 2 से लीड करता है। कितने से लीड करता है बेटा, पाई बाय 2 से लीड करता है। तो इसमें सोचने वाली, सीखने वाली बात क्या थी, एक तो ये बात थी कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है और पाई बाय 2 से लीड करता है। और कहां गया, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल। बस इतनी सी बात है। और एक्सएल क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्या लिख दिया मैंने, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। देखो इस एल ओमेगा को मैंने एक्सएल लिखा है ना, तो यहां पर लिख देता हूं। तो एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। और इसमें घबराने वाली कोई जरूरत
नहीं, बस इतनी सी बात याद होनी चाहिए। एक तो एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, बस इतनी सी बात याद होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या याद होनी चाहिए कि आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट। अरे हाँ ना तो बोल दे यार, सी फॉर कैपेसिटर और सी फॉर करंट। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। बात खत्म। बात समझ आ गई बढ़िया ढंग से? चल एक बार इसको नोट कर, फिर कुछ सवाल करते हैं, फिर चर्चा को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? चलो कर लो नोट। आ जाओ बेटा, देखो अब कुछ सवाल करते हैं ताकि अपने को अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो कि यार हाँ मुझे आ गया सवाल, है ना? देखो सुनो, तो क्या सवाल बोला गया? सवाल इस तरह से बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से प्योरली इंडक्टिव सर्किट है अपने पास, ठीक है? मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बात समझ आई मुझे। अच्छा, और कितने का है ये है मान लो 2 हेनरी का। कितने का है? 2 हेनरी का। और मैंने बोला कि जो एसी सोर्सेस को कनेक्ट किया गया है वो बोला गया मान लीजिए 20 साइन 10t और प्लस मान लो चलो 30 डिग्री, इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है? ईएमएफ आपको इस तरह से दी गई, पोटेंशियल आपको इस तरह से दिया गया। आपको सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द करंट इक्वेशन, फाइंड आउट द करंट इक्वेशन। तो आपको पता तो है शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले क्या निकालना है इस सर्किट के लिए? सबसे पहले अपने को निकालना है क्या? एक्सएल। अरे सबसे पहले क्या निकालना है? एक्सएल निकालना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले निकाला अपन ने एक्सएल। एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा होता है। अरे कितना होता है? एल ओमेगा होता है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, और एल कितना है? 2 हेनरी। कितना है? 2 हेनरी। और ओमेगा 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 ये रहा 10। अच्छा, तो ये रहा भैया एक्सएल आ गया अपने पास। एक्सएल कितना आया? ये आया 20 ओम। ये कितना आया बेटा? 20 ओम। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। एक और बात हमें बताई गई अभी, क्या बताई गई? कि ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल। बताया था कि नहीं बताया था? अभी बताया था यार, है ना? तो अपने को आई नॉट क्या मिलेगा यहाँ से? आई नॉट मिलेगा ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल। ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मजे में चल रही जिंदगी अपनी। देखो सुनो, तो आई नॉट क्या आया? आई नॉट आया ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट, ओए 20, ये भी 20, ओके। और एक्सएल एक्सएल एक्सएल, ओके, एक्सएल भी 20। तो आई नॉट कितना आ गया? आई नॉट आ गया 1 एम्पियर। कितना आ गया? 1 एम्पियर। आ जाओ सुनो, देखो आ जाओ, लिख देते हैं करंट इक्वेशन। तो करंट इक्वेशन क्या लिखी गई? I इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट मतलब 1, और साइन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है? बोलो बोलो बोलो। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में मुझे पता है बेटा कि पोटेंशियल लीड करता है आईपीएल। ये तो बताया यार अभी, क्या बताया? आईपीएल। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है, 90 डिग्री से लीड करता है। अच्छा, तो मतलब कि ये लीड कर रहा है, इसका मतलब कि करंट तो पीछे है, करंट तो पीछे। कितना पीछे है? 90 पीछे। अरे कितना पीछे है? 90 पीछे। तो आ जाओ लिख दो। चलो, तो ये कितना आया? ये आया 20 प्लस 30 और माइनस 90। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम? आ जाओ सुनो, तो I इज इक्वल टू 1 इंटू, और ये आया साइन और 10t और माइनस 60 डिग्री। दिस विल बी द करंट, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ करंट इन दिस प्योरली इंडक्टिव सर्किट। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी अच्छे ढंग से। अरे हाँ ना तो बोलो, समझ आया है कि नहीं आया है? देख लो। चलो तो बेटा इस चर्चा को मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपको समझ तो बहुत बड़े ढंग से आ रहा होगा सारा। और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है? चलो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय, टाटा।